जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी, रेलवे या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या सेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा और केंद्र स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। यह आयोग लोक सेवा में नियुक्तियां और पदोन्नतियां से संबंधित परामर्शकारी संस्थाएं हैं। बाकी बात यहाँ हो रही यूपीएससी की, तो यूपीएससी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की जो पहले हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 20 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में किया गया है। इस भाग में केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है, या संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति से। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सैडल पीक। सैडल पीक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, या उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर यानी कि 2402 फीट है। या सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, जो अपने घने उष्णकटिबंधीय वनों और विविध जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कर्नाटक संगीत में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एशिया के प्रथम संगीतकार कौन थे। आपसे पूछा है कि कर्नाटक संगीत में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एशिया के प्रथम संगीतकार कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की एक महान गायिका थी और उन्हें 1966 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली एशिया की प्रथम संगीतकार बनी। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने और कला के माध्यम से समाज सेवा के लिए प्रदान किया गया। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को आगे चलकर भारत रत्न 1998 से भी सम्मानित किया गया। वह यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार थी, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन बलबन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के ममलूक वंश का एक शक्तिशाली सुल्तान था। उसने शासन की सदस्यता के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। इस नीति का अर्थ था कठोर अनुशासन, सख्त दंड, विद्रोहियों और अपराधियों के प्रति कठोरता। उसने प्रांतीय गवर्नरों और अमीरों पर कठोर नियंत्रण रखा और राजसत्ता का सर्वोच्च बनाया। उसका उद्देश्य था राजनीतिक स्थिरता और सुल्तान के प्रति पूर्ण निष्ठा स्थापित करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन ए जो दिया अनुच्छेद 1 संघ का नाम और उसके राष्ट्रीय संबंधित सही है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश इसमें, तो यह भी सही है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन से संबंधित, यह भी सही है। अनुच्छेद 4 जो है नागरिकता, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी
डी जो है या गलत हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 4 नागरिकता से संबंधित नहीं है या अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए राज्य परिवर्तन, पुनर्गठन या सीमाओं के संशोधन से उत्पन्न संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है, जबकि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भौतिकी एवं रसायन विज्ञान दोनों में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है। आपसे पूछा है कि भौतिकी एवं रसायन विज्ञान दोनों में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरी क्यूरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी इतिहास की एकमात्र महिला हैं जिन्होंने 2 अलग अलग विज्ञान विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार जीते। 1903 भौतिकी में अपने पति पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरेल के साथ रेडियोधर्मिता की खोज के लिए, और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज के लिए। मैरी क्यूरी पहली महिला नोबेल विजेता थी। वह 2 बार नोबेल जीतने वाली पहली व्यक्ति भी थी। उनके परिवार में कुल 5 नोबेल पुरस्कार जीते। उनके पति, बेटियां और दामाद समेत उन्होंने रेडियोधर्मिता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1965 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में की गई थी। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की मुख्य विकास एजेंसी है। इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, मानव विकास और शासन एवं नीति निर्माण को बढ़ावा देना। यूएनडीपी लगभग 170 देशों में कार्य करता है। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। स्थापना वर्ष अभी हम लोग पढ़े थे 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। यूएनडीपी एक और प्रमुख है कि मानव विकास सूचकांक एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रकाशन भी यूएनडीपी द्वारा किया जाता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के निकट स्थित मृगदाव में दिया। यह उपदेश उनके 5 भिक्षुओं शिष्यों कौंडज, भद्य, वप, महानाम और असज को दिया गया था। इस उपदेश को ही कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन, अर्थात धर्म के चक्र को चलाना या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। या उपदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द हेग नीदरलैंड में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में स्थापित किया गया और 1946 में करार प्रारंभ किया गया। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। आईसीजे का कार्य जो होता है देशों के बीच विवादों का निपटारा करना और कानूनी सलाह देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है किसी राज्य या देश के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह प्रक्रिया तब लागू होती है जब राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया संक्षेप में बात करें तो प्रस्ताव संसद के किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। प्रस्ताव के लिए सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 1/4 हस्ताक्षर होना आवश्यक है। प्रस्ताव पारित होने से 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। प्रस्ताव पारित करने के लिए सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरे सदन द्वारा जांच और निर्णय के बाद 2/3 बहुमत से अनुमोदन होता है। राष्ट्रपति पद से हटाए जाते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पूर्ण स्वराज्य का नारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में उठाया गया था। आपसे पूछा है कि पूर्ण स्वराज्य का नारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में उठाया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, 1969 से 1974 तक इसका कार्य पीरियड था, को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम DR गाडगिल के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस योजना का प्रारूप तैयार किया। इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। मुख्य नारा इस समय दिया गया गरीबी हटाओ। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों का समान ध्यान दिया गया। इस समय भारत ने बैंक का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति को प्रोत्साहित किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के पहले अध्यक्ष कौन है। आपसे पूछा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर S.A. दवे। डॉक्टर S.A. दवे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेबी जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में एक अविनियमित संस्था के रूप में की गई थी। उस समय इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर S.A. दवे थे। डॉक्टर S.A. दवे बाद में 1992 में इसे संवैधानिक या वैधानिक दर्जा दिया गया, जब सेबी एक्ट 1992 लागू हुआ। सेबी का मुख्यालय जो मुंबई में है, इसकी स्थापना वर्ष जो है 1988 है। इसे वैधानिक दर्जा मिला 30 जनवरी 1992 को। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान समय जो है वो तुहिन कांत पांडे जी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा संगठन विकासशील देशों को पूंजी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक विकासशील देशों को दीर्घकालिक ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि वे पूंजीगत परियोजनाओं जैसे सड़क, बांध, बिजली परियोजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचा विकसित कर सके। या दो मुख्य संस्थानों से मिलकर बना होता है, IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और ID यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो विश्व बैंक की बात हो रही तो इसकी स्थापना 1944 में, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ। विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे और वहां के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया। बहादुर शाह जफर ने इस विद्रोह का नेतृत्व प्रतीकात्मक रूप से स्वीकार किया, लेकिन वास्तविक नेतृत्व विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं ने किया, जैसे नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी। आपसे पूछा है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां ने। शाहजहां इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया। इसका निर्माण कार्य 1650 ईस्वी में शुरू हुआ और 1656 ईस्वी में पूरा हुआ। इसे मस्जिद ए जहानुमा भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिदों में से एक है। शाहजहां ने ही ताजमहल, आगरा और लाल किला दिल्ली भी बनवाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कविराज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। इसे इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन भी कहा। या एबी स्मिथ के अनुसार समुद्रगुप्त न केवल एक वीर योद्धा था बल्कि एक उत्कृष्ट कवि और संगीतज्ञ भी था। इसी कारण इसे कविराज अर्थात कवियों का राजा भी की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस उपाधि का उल्लेख इलाहाबाद प्रसिद्ध मिलता है जिसे हर्षसेन ने लिखा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस मौलिक अधिकार से जुड़ा है। आपसे पूछा कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस मौलिक अधिकार से जुड़ा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1)(a) इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार भारत में नागरिकों को सरकारी कार्यों, नीतियों, निर्णयों और सार्वजनिक प्राधिकरणों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आने वाली अभिव्यक्ति की से निहित है। यानी यदि व्यक्ति को बोलने और विचार व्यक्त करने का अधिकार है तो उसे जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने 1975 में जो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण मामले में स्पष्ट किया। तो ये थे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप रेलवे, एसएससी या होम गार्ड या यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि भौतिकी एवं रसायन विज्ञान दोनों में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है। आपसे पूछा कि भौतिकी एवं रसायन विज्ञान दोनों में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।